हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस का सैम्पल पेपर टर्म 1 का डिस्कस करेंगे, क्लास 10 का, जिसमें हर ऑप्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपका रह ना जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए के फर्स्ट क्वेश्चन पे। रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एड अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो जब हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। इसलिए इस जो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है उसकी रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ध्यान रखना है। इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, PbI2 और KNO3 बन रहा है, तो इट मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन जो है किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस तरह का एक्सपेरिमेंट है जो आपकी NCERT बुक में भी बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है और इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 को जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ मिक्स करवाएंगे तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे और ये जो बबल्स होंगे, ये जो गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की इक्वेशंस आपको दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा किस टाइप की ये रिएक्शन है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो है हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे कि आपको डायग्राम शो हो रहा है, जब मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल सॉल्ट बनता है और एक गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं कि अगर हम मेटल कॉपर लें, कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे जिसमें हमने मेटल लिया है आयरन। तो अगर हम आयरन को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पे गैस इवॉल्व में नो लिखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाले ऑप्शन पे जिंक। जिंक को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सारी इक्वेशन मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में सेम अमाउंट होता है। अगर हम एक टेबल बनाए फर्स्ट वाले में तो Fe जो है रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 3 है, तो ये इनबैलेंस है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट पे चलते हैं। अगर हम एक टेबल बनाते हैं ऑप्शन नंबर बी की भी सेम ऐसी ही, तो हम देखेंगे कि जो Fe है वो रिएक्टेंट में भी 3 है और प्रोडक्ट में भी 3 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 8 है और ऑक्सीजन भी 4 है। तो यानी कि सारे मेटल जो हैं वो बिल्कुल, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके अलावा और सी और डी का भी आप सिमिलरली ऐसे ही टेबल बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों तरफ इक्वल अमाउंट होगा तभी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, अदरवाइज बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब हम एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करवाते हैं और सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब बात करते हैं पीएच की। पीएच अगर हम 7 से अबव जाएंगे तो वो होता है बेस का, एल्कली का। 7 से लेकर 14 तक जो बेस 7 से लेकर 14 तक का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच जो होता है अगर 7 से 14 के बीच में लाई करेगा तो वो होगा बेस। अगर 0 से 7 के बीच में आएंगे पीएच सॉल्यूशन का तो वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक इन नेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगर 7 से नीचे है तो एसिड होगा और अगर 7 से ऊपर है तो बेस होगा। अगर 7
इवन होता है किसी सॉल्यूशन का बेस तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, जिसमें एसिड हो। तो बेसिकली एसिड वाला जो लेटर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि डी जो है 0 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। ए, बी और सी जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करेंगे और ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, वो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहे हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे को एक रिएक्शन दे रखी है आयरन की और कॉपर सल्फेट की। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे Fe जो है कन्वर्ट होकर FeSO4 में हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस पर बेस्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑक्सीडाइजेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत सारे बनते हैं। तो इस वाले कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केमिकल इक्वेशन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन दिखा देती हूँ कॉपर की और ऑक्सीजन की, जो कि CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें ना तो कैल्शियम है ना कार्बोनेट है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कैल्शियम तो है बट कार्बोनेट कहीं पता ही नहीं है, H3PO3। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भी कार्बोनेट नहीं है, CaSO4 H2SO4। इसलिए अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें कैल्शियम भी है और CO3 पेरेंट एसिड में CO3 यानी कार्बोनेट भी है। तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, इसलिए साफ पता चल रहा कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरेंट एसिड H2CO3 एंड पेरेंट बेस CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर हम वाटर मिलाएंगे तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि बहुत सारी हीट जो है लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, विच कॉजेज बर्न्स ऑल्सो। तो अगर हम स्लोली वाटर को ऐड करेंगे एसिड के अंदर, कॉन्स्टेंट स्टेयर करेंगे, मिलाते रहेंगे, तो इससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद अ कांस्टेंट स्टीयरिंग। स्लोली वाटर को ऐड करना है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि जो हीट जनरेट हो उससे बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्योंकि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास से इक्वल होना चाहिए। दोनों जो है मास प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का इक्वल होगा, तभी वो जो रिएक्शन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यहाँ पे क्वेश्चंस होप आपको क्लियर हो रहे हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक ज़रूर कर दें यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपको एक पूरा डायग्राम दे रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेबलिंग करी हुई है 1 2 3 4, जिसमें आपको मैच करना है और उसके फंक्शंस जो है वो सही होने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ ये एक विंड पाइप है, विंड पाइप को आपको पता है ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये जो है ट्रैकिया जो है बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स। तो बोनी रिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स होती हैं यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रैकिया इज़ द करेक्ट, बट इसका फंक्शन जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला है रिब्स। तो रिब्स में आपका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं कि रिब्स में फंक्शन क्या है। व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। तो यहाँ पे ये गलत है। व्हेन वी ब्रीथ इन, तो रिब्स जो हैं वो लिफ्ट होंगी। जब भी हम ब्रीथ इन करेंगे तो रिब्स जो हैं वो लिफ्ट होती हैं और इन फ्लैटन जो है हमारे डायग्राम होता है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन और आउट का डिफरेंस है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है रिब्स इज़ करेक्ट, बट इसका जो फंक्शन है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट।
इसके अलावा यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली, डायफ्राग्राम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इस डायफ्राग्राम इज राइट, बट इसका फंक्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हेन इट इज़ पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, नो, जब हम पुल्ड आउट करते हैं या तब ही ब्रीथ इन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है एल्वियोलाई वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एल्वियोलाई क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जो है एक्सचेंज होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमें लोकेशंस दी हुई हैं 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, माउथ है ये, जैसे कि आपको पता चल रहा है माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होती है और इट सीक्रिएट सलाइवा, राइट। सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है सलाइवरी एमाइलेज का, कि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर कर शुगर में कन्वर्ट करता है। ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, राइट। तो ये बक्कल कैविटी है। सेकंड अगर हम आते हैं स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसमें से एक पेप्सिन एंजाइम होता है, और पेप्सिन क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसके अलावा इसमें HCl भी रिलीज़ होता है, सबका फंक्शन अलग अलग है। इसकी पूरी वीडियो मैंने अच्छे से अलग से एक बना रखी है, तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड नंबर पे जो है पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज जो है इट सीक्रिएट पैनक्रियाटिक जूस, और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का। तो मैंने तीनों आपको अच्छे से बता दिए, तीनों का एंजाइम्स का फंक्शन मैंने अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, एमाइलेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, राइट। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप लिस्ट में जाकर जो है प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। इसका आंसर हो जाएगा वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। 14 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट का डायग्राम आपको दे रखा है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम लेबलिंग कर रखी है, और हमें फंक्शंस को करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट नंबर जो है पल्मोनरी वीन्स का है, जो कि लंग्स से अटैच हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जाता है पल्मोनरी वीन्स। तो ए नंबर पे पल्मोनरी वीन करेक्ट है, बट इसका जो फंक्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि फंक्शन में लिखा है टेक्स इम्प्योर ब्लड। तो ये टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड ये लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा सेकेंड नंबर का ऑप्शन जो है ये है ऑर्टा। तो ऑर्टा का फंक्शन होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ हमारे लेके जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, यहाँ पे ऑर्टा होना चाहिए। इसके अलावा तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जहाँ पे लंग्स का वर्क होता है, लंग्स से ये अटैच है, आपको पता चल रहा है डायग्राम से लंग्स से अटैच है, तो पल्मोनरी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ऑर्टा लिखा हुआ है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स की तरफ। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी वेना कावा है। वेना कावा का फंक्शन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, और हार्ट में भी कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वेना कावा दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, और ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू कलर शोज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर शोज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस होप यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें पूछे गए हैं आपसे। 15 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं। इसमें आपको एक डायग्राम दिखा रखा है सर्कुलेशन का। तो यहाँ पे एरो इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर। यहाँ पे जो येलो कलर में जो एरो बने हुए हैं इस फिगर में, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास जा रहा है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ। इसलिए उसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी ऑर्गन्स में, एंड इट इज़ पम्प्ड इनटू द वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ हो रही हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, ये इजी क्वेश्चन है। हार्ट जो है एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको आने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 16, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर की लेबलिंग आपको की हुई है। फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है ये माउथ है, बक्कल कैविटी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था माउथ के अंदर सलाइवा होता है, जिसके अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना जो है सलाइवरी अमाइलेज का काम है स्टार्च को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनिशियल फेस है, सबसे पहला फेस है जहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो फर्स्ट का जो है बी पार्ट होगा, इनिशियल फेस ऑफ स्टार्च डाइजेशन। सेकंड नंबर के ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रिएटिक जूस होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। उसके अंदर ट्रिप्सिन होता है और एक लाइपेज भी होता है। ट्रिप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड लाइपेज का काम होता है फैट्स को इमल्सिफाई करना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का सी पार्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। थर्ड नंबर पे चलते हैं। ये जो साइट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की साइट है और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है विच साइट इज़ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। लास्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज कॉइल्ड पार्ट। अगर ये लॉन्ग है तो हर्बीवोरस होगा, इसकी लेंथ अगर लॉन्ग होगी, क्योंकि हर्बीवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जो कि सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए इसकी लॉन्ग होती है। कार्निवोरस जो है, जो मीट खाते हैं, दैट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, तो इसकी शॉर्टर लेंथ होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म ईट। हर्बीवोरस की शॉर्टर लेंथ होगी और कार्निवोरस की लॉन्गर लेंथ होगी, क्योंकि हर्बीवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं और जो कार्निवोरस है वो मीट खाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच मिरर इज़ यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ? कॉन्केव मिरर आएगा इसका आंसर। डेंटिस्ट के पास कॉन्केव मिरर होता है ताकि वो पेशेंट्स के टीथ को देख सकें, कैविटीज़ को देख सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस जो है इंपॉर्टेंट है कॉन्केव मिरर के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस? तो इसका आंसर जो है 2 इंटू फोकल लेंथ तो होगा ही नहीं, ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ नहीं होगा, तो ए और बी तो अपना इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, इजी सा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक द पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट को शो करते हैं जब हम उस पे पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट, जब हम पॉइंट सोर्स इंसिडेंट करेंगे तो दोनों ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट को शो करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस दोनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। वर्चुअल इमेज किस में बनती है? कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं ग्लास के, एयर के और वाटर के। तो इसके बेसिस पर आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। दोनों जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है ग्लास का सबसे ज़्यादा है और वाटर का उससे कम है और सबसे कम जो है एयर का है। तो इसी तरह से अरेंज कर देंगे, ग्लास का सबसे ज़्यादा है तो ग्लास का सबसे कम होगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सबसे ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसके बाद आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उतनी ही कम होगी। दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।